जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान भाग 3 कक्षा 8 NCERT की बुक, जो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान में आप चाहे वीडियो राजस्थान पुलिस पटवार, रीट 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, लैब असिस्टेंट, पशुधन सहायक, वनपाल, जिसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है, जिसमें कक्षा 8 को अपन कंप्लीटली जो राजस्थान अध्ययन को पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अपन कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। 18वीं सदी का राजस्थान, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जनसंख्या, उद्योग, परिवहन, पर्यटन विकास योजनाएं, जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, ग्रामीण व शहरी प्रशासन, राजस्थान में कला व संस्कृति, ये टॉपिक इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय आज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने कक्षा 6 और 7 को पढ़ लिया है। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट में पूरी कक्षा की जो वीडियो है वहां से आप देख सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आप देखना चाहो तो 2-3 घंटे में सभी क्लासों को आप देख सकते हैं, और देखनी भी चाहिए, क्योंकि इनके बिना तैयारी को अपन अधूरी कह सकते हैं। जब तक इनको अपन तैयार नहीं करेंगे तब तक अपनी तैयारी कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो पहला अध्याय है 18वीं सदी का राजस्थान। 18वीं सदी का राजस्थान मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया है। इस वाली क्लास में जो 18वीं सदी में अपने राजस्थान में क्या स्थिति रही थी, क्या हलचल मची हुई थी, जिसको अपन इसमें देखेंगे। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। तो औरंगजेब से पहले मुगल थोड़े शक्तिशाली हुआ करते थे, लेकिन औरंगजेब और उसके बाद में मुगल शक्ति कमजोर होने लग गई है और इधर मराठा शक्ति का उदय होने लग गया। मराठा शक्ति को सबसे पहले किसने संगठित किया है? शिवाजी ने। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। मालवा और गुजरात में मराठों का आक्रमण होने लगा। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया है कि मराठा व मालवा और गुजरात में जिस प्रकार से आक्रमण कर रहे हैं, अब धीरे धीरे राजस्थान में भी ये आक्रमण होने वाले हैं। चिंता का विषय बन गया था। चले आगे देखते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में मराठों का सबसे पहले प्रवेश कौन सी रियासत में होता है? तो मेवाड़ रियासत में हुआ 1711 ईस्वी में। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों से खिराज देना स्वीकार किया गया। तो खिराज क्या होता है? जो मराठों को टैक्स दिया जाता है, उसको खिराज कहते हैं। तो सबसे पहले मराठों ने कहाँ प्रवेश किया? तो मेवाड़ में 1711 में। फिर आगे बात करते हैं। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुणे वहां का शासक बना दिया। यह मराठा का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। देखो, राजस्थान में मराठों का सबसे पहले प्रवेश कहाँ हुआ? तो मेवाड़ में हुआ। और राजस्थान की कौन सी रियासत में मराठों ने राजनीति में सबसे पहले हस्तक्षेप किया? तो बूंदी रियासत में हस्तक्षेप किया है। बूंदी में यहाँ का बुद्ध सिंह को
शासक बनाया गया था। और बूंदी में, राजस्थान में किस रियासत में हस्तक्षेप किया है राजनीति में? तो बूंदी में। और कब किया है? तो 22 अप्रैल 1734 को यहाँ पर हस्तक्षेप किया है। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया था। अब धीरे धीरे जो पहले हस्तक्षेप करने लगे, फिर ये टैक्स वसूलने लगे, और फिर ये इस प्रकार से क्या है कि किनको राजा बनाना, किनको हटाना, जो इनको टैक्स देगा, जो ज़्यादा टैक्स देगा वो उनको राजा बनाएंगे। और ये उस शासक के लिए सेना भी तैयार करता था। सेना तैयार करके जो बाड़े पर सेना भेजता था, लड़ाने का काम भी मराठे कर रहे थे राजस्थान में। अब राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए मराठों का ये चिंता का विषय बन गया कि कभी भी दूसरे राजा को यह सपोर्ट करके अपने इस रियासत पर आक्रमण कर सकता था। तो अब इन मराठों के आक्रमण के भय से यहाँ पर एक हुरडा सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है हुरडा सम्मेलन। काफी एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है और आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा हुरडा सम्मेलन। देखते हैं कब होता है हुरडा सम्मेलन और कौन कौन भाग लिया था इसमें। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ है? 17 जुलाई 1734 को हुरडा भीलवाड़ा में यह आयोजित हुआ है। और क्यों आयोजित हुआ है? तो राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए यह हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की है। ठीक है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, अभी अधीन सेवा बोर्ड में यह प्रश्न आया था कि एक तरफ शासक दे रखे थे, दूसरी तरफ जो रियासत दे रखी थी, उसमें पूछा गया था कि हुरडा सम्मेलन में जो भाग लिया था शासक, उनको सुमेलित करना था, ये बताना था। हाँ, तो इन सभी शासकों का नाम याद रखेंगे। वैसे अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, मेवाड़ के। और उसके अलावा आयोजक आमेर के सवाई जय सिंह द्वितीय था। उसके अलावा जोधपुर के अभय सिंह जी भाग लिया था, नागौर के बख्त सिंह और कोटा के दुर्जन साल आदि शासकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया, एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। सभी जो राजपूत है वो एक दूसरे के साथ मिलकर के रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र, दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। राजपूतों में बात की गई कि अपने को इस प्रकार से रहना है कि अपने को एकजुट होकर के रहना है कि यदि एक राजा का जो मित्र है वो सभी राजाओं का मित्र होगा और एक राजा का शत्रु है वो सभी राजाओं का शत्रु होगा। ये बात इस सम्मेलन में रखी गई है। कोई भी नई योजना मिलकर निश्चित, जो नई योजना है वो सभी मिलकर के निश्चित करेंगे, ऐसी इसमें प्लानिंग थी। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे। जुलाई का महीना था, 17 जुलाई को यह सम्मेलन हो रहा है। तो इस दौरान बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही थी, तो वर्षा ऋतु के पश्चात सभी अपन रामपुरा में एकत्रित होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित हो गई, इनकी कोई पालना नहीं हो पाई है। बाद में कोई आ नहीं पाया आपसी मन मुटाव की वजह से, कि एक तो अध्यक्षता को लेकर के यहाँ विवाद हो गया था कि सवाई जय सिंह जी अध्यक्ष ये बनना चाह रहे थे, जगत सिंह जी कह रहे थे कि मैं बनूंगा। उसके अलावा दूसरे शासक भी चाहते थे कि भाई हम दूसरे के अंडर में क्यों रहे हैं, जो अध्यक्ष जो बन रहा है उसके अधीन दूसरे शासकों को रखना चाहते थे, तो वो नहीं रहना चाहते थे। इस प्रकार आपसी मन मुटाव की वजह से यह हुरडा सम्मेलन
असफल हो जाता है। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा आदि की दृष्टि से समान थे। सभी इनके जो भी अपने राजपूत शासक थे, इनकी भाषा सभी की लगभग समान हुआ करती थी और रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से सभी समान थे। फिर भी इनमें एकता का अभाव था। राजस्थान के जो राजपूत शासक थे उनमें एकता नहीं थी। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णय की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया, जिसने मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया है। क्या लिखा हुआ है कि आमेर के जो सवाई जय सिंह जी है, उनकी उदासीनता व निर्णय की अस्पष्टता ने, जो सवाई जय सिंह जी थे आमेर के शासक है, वो ज्यादा इसमें फिर बाद में जो अध्यक्ष नहीं बनाया गया था उन्होंने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है और यह भी स्पष्ट नहीं बताया है कि अब अपने को आगे और क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है। इतना उन्होंने इस पर नजरअंदाज करने लगे थे, जिस वजह से फिर मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा था। जो यहाँ के पेशवा था बाजीराव जी, उन्होंने अपनी माता राधाबाई को भेजा कि आप जाओ, देखिए राजस्थान में राजपूत शासकों का फीडबैक लेकर के आओ, क्या चल रहा है वहां पर। वो अपने खिलाफ देखिए सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या क्या प्लानिंग हुई, आगे की क्या प्लानिंग है। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से छूत वसूली यानी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया जाता है। हाँ, तो इसके अंदर अपने को हुडा सम्मेलन वेरी इंपॉर्टेंट है। हुडा सम्मेलन कब होता है और इसकी अध्यक्षता किसने की है और इसमें कौन कौन भाग लिया था, वो प्रश्न प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। अब राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा भूमिका 1743 से स्टार्ट हो जाता है, जो 1750 तक देखो किस प्रकार से उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों की भूमिका रह रही है। धीरे धीरे ये क्या है कि राजा वगैरह किसको बनाना किसको हटाना, उसमें भी हस्तक्षेप करने लग गए थे मराठा। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होने लगा। यही कारण था मराठों को उत्तराधिकारियों के निर्णय के दखल में अवसर मिल गया। अपने राजपूत शासक भी आपस में लड़ने लग गए थे कि जो एक राजा के दो बेटे हुए थे, तो दोनों बेटे आपस में लड़ रहे थे कि वो चाह रहा था कि मैं राजा बनूं, वो चाह रहा था मैं राजा बनूं। तो यहाँ पर अब मराठों को भी मिल गया मौका कि इस समय अपना चांस है कि राजस्थान में राजपूत शासकों में अपने को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं मराठे भी। तो कहाँ पर हस्तक्षेप किया है? जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। सबसे पहले देखते हैं जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवर बाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 में इस शर्त पे हुआ। 1708 में देबारी समझौता होता है। देबारी समझौता, इस देबारी समझौता में कई सारी बातें रखी गई थी। इसमें एक बात ये भी रखी गई है कि अमर सिंह जी द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्र कंवर का विवाह आमेर के सवाई जय सिंह द्वितीय के साथ इस शर्त पर किया जा रहा है कि मेवाड़ की राजकुमारी यानी चंद्र कंवर से उत्पन्न होने वाली संतान ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। जो आमेर का अगला शासक जो होगा वो चंद्र कंवर से होने वाली संतान ही होगी। लेकिन 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवर बाई से उत्पन्न संतान माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दे दी है। अब जो ये देबारी समझौता हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तो जयपुर का शासक माधो सिंह बनना चाहिए, लेकिन सवाई जय सिंह की दूसरी रानी सूरज कंवर के
माधो सिंह जी से पहले ईश्वरी सिंह जी का जन्म हो गया। तो सवाई जय सिंह ने देवारी समझौते को भूल जाते हैं और अपना उत्तराधिकारी ईश्वरी सिंह को बना देते हैं। तो इस सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद में माधो सिंह मेवाड़ में अपने मामा जगत सिंह के पास जाते हैं और ईश्वरी सिंह जी को चुनौती देते हैं। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह जी का पक्ष लिया। अब माधो सिंह जी के साथ में कौन आ गए थे? मराठा आ गए हैं और ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू का युद्ध हो रहा है। राजमहल और बगरू का युद्ध हो रहा है। राजमहल का युद्ध होता 1747 में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य, जिसमें मराठों ने किसका साथ दिया था? माधो सिंह जी का साथ दिया था। और 1748 में बगरू का युद्ध होता है, वही ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, जिसमें मराठों ने माधो सिंह जी का साथ दिया था। अब राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय हो गई थी, यानी मराठों की हार हो गई। लेकिन बगरू के युद्ध में मराठों ने ईश्वरी सिंह जी को पराजित कर दिया और ईश्वरी सिंह जी को सालाना टैक्स देने का और पुराने युद्ध में जो राजमहल का युद्ध में जितना भी हर्जाना हुआ है उसको मांगने का वो मांग लिया था कि भाई अब यदि आप आमेर का राजा रहते हैं, जयपुर के शासक रहते हैं, तो सालाना आप हमें इतना टैक्स दो और पुराना जो भी टैक्स है वो भी आपको देना पड़ेगा, तो आप जयपुर के शासक रह सकते हैं, वरना नहीं रह सकते हैं। फिर ईश्वरी सिंह के सेनापति हरगोविंद नाटानी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। मराठों से परेशान होकर के जयपुर के शासक सवाई ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेता है और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन जाता है। तो एक तो हस्तक्षेप यहाँ पे किया गया है जयपुर में आमेर में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह को लेकर के। अगला देखते हैं जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहां भी राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष आरंभ हो जाता है। अजीत सिंह के ये पुत्र थे, अजीत सिंह के पुत्र राम सिंह और भक्त सिंह, इनके मध्य उत्तराधिकारी को लेकर के ये संघर्ष हो जाता है। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। राम सिंह जी चाहते थे कि मराठा हमारा सपोर्ट करे, हमारा साथ दे तो मैं जोधपुर का शासक बन जाऊं, और भक्त सिंह जी चाह रहे थे कि यदि मराठा मेरा साथ दे दे तो जोधपुर का शासक भक्त सिंह बन जाए। पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए, अतः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया है। मारवाड़ का विभाजन तो नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी सोचनीय हो गई। अब दोनों का साथ दे रहे हैं, राम सिंह जी का भी साथ दे रहे हैं और भक्त सिंह जी का भी साथ दे रहे हैं। अब ये साथ तो मराठों का ले लिया, लेकिन मराठों को खिराज देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स अब सालाना टैक्स दे रहे हैं तो राज्य की आर्थिक जो दशा है कमजोर होने लग गई है। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई है। एक साल टैक्स दिया, वो चुका, अगले साल और बढ़ा दिया टैक्स, फिर अगले साल और बढ़ता गया। इस प्रकार मराठों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, जिससे यहाँ के व्यापार नष्ट हो गए। अब व्यापार है, कृषि है, अब कृषि से जैसे उपज नहीं हो रही है, उससे ज्यादा कृषि पर अपन टैक्स लगा रहे हैं, तो किसान भी क्या करेंगे, खेती छोड़ देंगे कि जितनी उपज नहीं हो रही है उतना हम टैक्स दे रहे हैं, तो ऐसी हमारे को खेती नहीं करनी है। तो कृषि बर्बाद हो गई, व्यापार नष्ट हो गए। वे कोई समझौता करने पर सहमत ही नहीं थे। मराठों को कोई समझौता नहीं करते, हमारे को टैक्स चाहिए तो चाहिए, टैक्स देना ही है। आगे देखते हैं मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से हरि सिंह को मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। हरि सिंह को मेवाड़ का राज सिंहासन पर बिठा दिया है। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए हैं, एक हरि सिंह और दूसरा रतन सिंह। राज सिंह जो द्वितीय है उनके पुत्र दो दावेदार बन जाते हैं, एक तो हरि सिंह और रतन सिंह है। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप
गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रगति के मार्ग रुक जाते हैं, अवरुद्ध हो गए। दोनों मराठों का साथ चाह रहा है कि हरि सिंह जी भी चाह रहे हैं कि मराठा जो नहीं आ रहे थे उनको भी बुला रहे कि नहीं आओ हमारे यहाँ पर, हमें शासक बनाओ। मराठों को भी यही चाहिए था कि कोई आगे होकर के हमें बुला ले तो फिर हम अपना काम स्टार्ट कर दे। राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा, फलते यहाँ का विकास भी, राजस्थान का राजपूत शासकों का विकास भी यहाँ पे रुक जाता है। अब मराठा हस्तक्षेप से क्या होने लगा, अब अंग्रेजों से संधियां स्टार्ट हो जाती है। मराठों के आए दिन जो इतना टैक्स दे रहे हैं, टैक्स देने के बावजूद भी वह राजा श्योर नहीं है कि राजा वही रहेगा। यदि उनको ज्यादा उसका भाई टैक्स दे देगा तो मराठा उनको हटा करके उनके भाई को वहां का राजा बना देते थे। तो अब राजस्थान के राजपूत शासक मराठों से परेशान होकर के अंग्रेजों से संधि करना स्टार्ट कर देते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों और प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। अब अंग्रेज आने लगे हैं। अब अंग्रेज आए, अंग्रेज आकर के राजस्थान के राजपूतों से दोस्ती कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जितना टैक्स आप इन मराठों को दे रहे हैं उतना टैक्स आप हमें दे दीजिए, हम आपकी रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और ना हम आपकी राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। ऐसा राजस्थान के शासकों को अंग्रेज जो है विश्वास दिला रहे हैं। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817 और 18 में ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी शुरू कर दी है। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले संधि है, ये जो संधि हुई थी वह दोस्ती वाली संधि हुई थी। ठीक है, वैसायिक संधि हो रही है कि हम दोस्त है, उस प्रकार से सबसे पहले 29 सितंबर 1803 में भरतपुर राज्य ने ये संधि कर ली है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अधीनस्थ संधियां हो जाती है कि सारी जो शक्तियां हैं, सारी शक्तियां राजा महाराजा अपनी शक्तियां किसको सौंप रहे हैं, अंग्रेजों को सौंप रहे हैं कि आप जो कहोगे वही हम यहाँ पर रियासत में करेंगे। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़ करके सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेजों से संधि कर ली है। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी है। 1823 ईस्वी में इस सिरोही रियासत ने संधि पर हस्ताक्षर किए। तो सबसे लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? सिरोही। और कब की थी? 1823 में की जाती है। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान और अंग्रेजों के संरक्षण में, इस समय बहुत कम समय में 1803 में तो दोस्ती वाली संधि कर रहे हैं, फिर 1818 में अधीनस्थ संधियां शुरू होती है और कुछ ही समय में संपूर्ण राजस्थान में अंग्रेजों की संधियां हो जाती है और राजस्थान अंग्रेजों के कंट्रोल में चला जाता है, इनके संरक्षण में आ गया। अब जो राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों से दोस्ती की है, संधियां की है, उसका क्या परिणाम निकला है? तो 1817-18 ईस्वी में संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थितियां खराब हो गई। अब अंग्रेजों को टैक्स दिया जा रहा है, टैक्स देना है राजा महाराजाओं को। अब वो टैक्स जो है वो राजा महाराजा क्या करते थे कि सामंतों के ऊपर कह दिया कि भाई आप किसानों से ये टैक्स है जो किसानों से वसूलो करो, इतना पैसा अपने को
ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। अब जिससे देशी शासकों की आर्थिक स्थिति अब खराब हो गई, अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का भी अवसर मिल गया। पहले तो बात की थी कि हम आपके जो आंतरिक हस्तक्षेप है, राजा महाराजा किसको बनाना है, वो इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे अब अंग्रेज जो है उनके जो व्यक्ति होता है, उनका फेवर वाला जो शासक होता है, उनको यहाँ का राजा बना देते हैं। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने तो दबाव डाला गया। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है। जो सामंत वगैरह होते थे, राजा महाराजाओं कहा कि इनको अब ज्यादा पावर आप मत दो, ये है आपके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि सामंत लोग जो होते हैं वो राजा महाराजाओं को कहते थे कि अपना अंग्रेजों से इतनी भी संधि नहीं करनी चाहिए, इतना भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अंग्रेजों को लगा कि ये राजा महाराजाओं को भड़काने के काम करते हैं, तो कहा कि इनको भी हटा दो। तो इनके जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए थे। इससे क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव यह पड़ा कि स्वदेशी जो व्यापार हो रहे थे, उद्योग धंधे थे, उद्योग हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मशीनरियों का प्रवेश होने से ईसाई धर्म का प्रचार यहाँ पर आरंभ हो जाता है। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चल करके 1857 ईस्वी के संग्राम में परिवर्तन हो गई है। शब्दावली की बात करें, अहदनामा, अहदनामा क्या होता है? अहदनामा एक इकरारनामा या समझौता प्रपत्र होता है। सभी शासकों का जो समझौता हुआ है हुडा सम्मेलन में, उसको जो प्रपत्र तैयार किया गया है वो है अहदनामा। नेक्स्ट है छौथ। क्या है छौथ? तो मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा जो कर है वो है छौथ। खिराज, कृषि भूमि पर लगने वाला जो कर है वो है खिराज। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। मराठा शक्ति को सबसे पहले किसने संगठित किया है? तो मराठा शक्ति को सबसे पहले शिवाजी ने संगठित किया है। शिवाजी। राजस्थान के राज्यों में 29 सितंबर 1803 को तो भरतपुर बताएंगे, भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की है। और सबसे लास्ट में किसने की है? सिरोही ने 1823 में की है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था किस प्रकार से राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप हुआ है, और फिर मराठों से बचने के लिए शासक अंग्रेजों के शरण में जाते हैं, और फिर अंग्रेज जो है या राजा महाराजाओं से टैक्स वगैरह जो लेते थे, राजा महाराजा जो है फिर वो किसानों पर जो ज़्यादा है लाग बाग लगा देते हैं। और अब आगे 1857 की क्रांति अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए